हेलो गाइस, हमारे चैनल पर आपका स्वागत है। अगर आपको वीडियोस पसंद आ रही हैं तो प्लीज़ लाइक करें, कमेंट करें और शेयर करें। अगर आपने चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें। कैब शेखावत मैंसन की तरफ बढ़ रही थी और उसके पीछे पीछे चल रहा गाड़ियों का काफिला अभी भी उसे फॉलो कर रहा था। और उन गाड़ियों के बीचों बीच जो एक गाड़ी थी, उसमें बैठा लड़का अपने फ़ोन में लगी हुई फ़ोटो को देखकर मुस्कुरा रहा था। वहीं अब एकदम अचानक से आगे वाली कैब रुक गई तो बाकी सब गाड़ियां भी रुकने लगीं। उस लड़के ने सामने की तरफ देखा तो कैब में बैठी हुई लड़की बाहर निकली और अपने बालों के साथ खेलती हुई सामने की तरफ बढ़ गई, जहां पर शुगर कैंडी वाला खड़ा था। उस लड़की ने उससे एक शुगर कैंडी ली और उसे खोलते हुए वहीं पर खड़ी होकर खाने लगी तो गाड़ी में बैठे लड़के के चेहरे पर मुस्कुराहट और भी ज़्यादा लंबी हो गई। ओह माय बबलगम, तुम अभी भी बिल्कुल पहले वैसी हो, कहते हुए वो मुस्कुराता हुआ बस उसे देख रहा था। तभी वो लड़की जो शुगर कैंडी खा रही थी, उसके आसपास खड़े दो लड़कों ने उसे घूरना शुरू कर दिया। वो लोग उसे ऊपर से नीचे तक देख रहे थे और उनकी नज़र ऐसी थी जैसे उनके सामने कोई हीरा हो और वो दोनों चोर। लेकिन उस लड़की का सारा ध्यान उस शुगर कैंडी को खाने में था। उनमें से एक लड़का उस लड़की को देखते हुए बोला, यार क्या किस्मत है इस फुनफुने की भी, जो ऐसी मस्त आइटम इसको खा रही है। अच्छा तो तू भी बन जाइए फुनफुना, क्या पता ये तुझे भी खा ले। अरे एक बार हाँ तो करे, मैं तो इसके लिए कुछ भी बन जाऊं। होंठ तो देख कितने मस्त है, मन कर रहा है एक ही बारी में इनका सारा रस पी जाऊं। पहले वाला और भी ज़्यादा बेशर्मी से बोला तो उनकी बातें सुनकर भी उस लड़की को कोई फ़र्क नहीं पड़ा। वो चुपचाप अपनी शुगर कैंडी खाती रही और जब उसने उसे ख़त्म किया तो एक नैपकिन लेकर अपने हाथ साफ़ किए और उन लड़कों की तरफ आई। उसे अपनी तरफ आते देख उन लड़कों की आंखें बड़ी हो गईं। वो अभी भी एकटक बेशर्मी से हंसते हुए उसे देख रहे थे और लड़की भी मुस्कुराते हुए आ रही थी। अब वो लड़की भी उनकी तरफ देखते हुए बोली, बहुत खूबसूरत हूँ ना मैं? पूछो मत मैडम, बस खातिरदारी करने का मौका दे दो तो तुम्हें बताएं कि इस खूबसूरती ने हमें कितना पागल किया है। सामने वाला लड़का भी बेशर्मी से बोला, अच्छा और मेरे होठों के बारे में क्या कहना है? अरे वो तो किसी गुलाब की फूल की तरह हैं, इनका रस पीने के लिए तो मैं बेताब हूँ। अब भी वो लड़का मुस्कुराकर बोला, और अब तू मेरा हाथ देख। उस लड़की ने अब गुस्से से कहा और एक ज़ोरदार तमाचा उसके मुंह पर जड़ दिया तो वो लड़का गोल गोल घूम गया। उसने अपने गाल पर हाथ रखा और एक सी की आवाज़ के साथ कांप गया क्योंकि उसका गाल आग की तरह जल रहा था। अगले ही पल उसका चेहरा गुस्से से कांपने लगा और वो उस लड़की को घूरते हुए बोला, साली तेरी इतनी हिम्मत, तुझे तुझे तो मैं। उसने इतना ही कहा था कि अगले ही पल एक ज़ोर की लात उसके नीचे लगी तो वो लड़का वहीं पर ज़मीन पर गिर गया और दर्द से चिल्लाने लगा। अब उस लड़की ने अपने सामने खड़े दूसरे लड़के की तरफ देखा जो गुस्से से उसे घूर रहा था, लेकिन वो कुछ करता उससे पहले ही उस लड़की ने उसकी गर्दन पर ऐसा पंच मारा कि वो भी नीचे ज़मीन पर लुढ़क गया और दर्द से चिल्लाने लगा। आसपास खड़े सभी लोग वहां पर इकट्ठा हो चुके थे, जिससे गाड़ी में बैठे लड़के को अब दिखाई देना बंद हो गया था। लेकिन उसने तब तक सब कुछ देखा था जब तक वो लड़की उन लड़कों को मार रही थी। वो अपनी गाड़ी से बाहर निकला और मुस्कुराते हुए उस लड़की की तरफ बढ़ा। उसके बॉडीगार्ड्स ने उसके साथ आने के लिए अपने कदम बढ़ाए, लेकिन उसने हाथ दिखाकर उन्हें मना कर दिया। उन दो लड़कों को पीटते हुए देख वहीं पर खड़े दो लड़के जो उसी के ग्रुप के थे, वो भी उस लड़की की तरफ जल्दी से बढ़े, लेकिन उस लड़की ने उन्हें भी अपने एक ही वार में चित कर दिया और अब वो तीनों चारों लड़के नीचे ज़मीन पर गिरे हुए थे और दर्द से कराह रहे थे। उसका एक वार ही उन सभी लड़कों के लिए 10-10 वार जितना था, पर शायद अभी भी उस लड़की का गुस्सा ठंडा नहीं हुआ था, इसलिए वह उन्हें घूरते हुए देख रही थी कि तभी किसी लड़के ने पीछे से उसके कंधे पर अपना हाथ रखा और बोला, काम डाउन बबलगम। ओह रियली, देन किस मी। वो लड़की भी मुस्कुराते हुए उसकी तरफ पलट कर बोली तो
उस लड़के ने उसे हल्का सा घूरा और कुछ बोलने को हुआ, लेकिन तभी वो लड़की एक बार फिर से बोली, नाउ आई एम 18+, सो यू कैन किस मी, आई एम नॉट ए किड एनी मोर। कहते हुए ही उसने अपने होठों को गोल गोल घुमाया तो वो लड़का बस उसकी तरफ देखते ही रह गया। खूबसूरत कहना गलत होगा, क्योंकि वो खूबसूरत नहीं, खूबसूरत बला थी। छोटा सा चेहरा, तीखी नाक, गोरा रंग और टेढ़े मेढ़े दांत जो उसके मुस्कुराने पर होठों से बाहर हल्का हल्का झांक रहे थे। नाक में गोल नोज रिंग पहनी हुई थी और एक कान में ईयर कप था और दूसरे कान पर टैटू जो उसके कान को ढक रहा था। वो लड़की और कोई नहीं, तारा जसन सिंह शेखावत थी और उसके सामने खड़ा था निर्भय सिंह राठौर। उसकी बात सुनकर वो लड़का मुस्कुराया और फिर बोला, यस यू आर नॉट ए किड एनी मोर, पर मेरे लिए तो तुम अभी भी बारबी डॉल ही हो। इतना कहकर उसने उस लड़की को अपनी गोद में उठाया और अब अपनी गाड़ी की तरफ लेकर बढ़ गया तो वो लड़की भी किसी बारबी डॉल की तरह उसकी गोद में सिमट गई और उसकी गर्दन पर अपनी बाहें लपेटकर उसकी तरफ देखते हुए मुस्कुराने लगी। उसने गाड़ी के पास आकर उस लड़की को अपनी गोद से उतारा तो उस लड़की ने अपना मुंह किसी बबलगम की तरह ही फुलाया और गुस्से से उसे देखने लगी। तो वो लड़का उसे देखते हुए बोला, यहाँ नहीं बबलगम, बट आई वांट इट राइट नाउ। तारा ने भी ज़िद करते हुए कहा और फिर हल्की सी शरारत भरी मुस्कुराहट होठों पर लिए बोली, अगर अभी आपने मुझे किस नहीं किया तो। अभी बोल ही रही थी और निर्भय ने उसे एक बार फिर से अपनी गोद में उठाकर गाड़ी में बिठा दिया था और ख़ुद भी जल्दी से गाड़ी में बैठ गया और उसे पूरी तरह से अपनी बाहों में समेट लिया ताकि वो अब कोई शरारत ना कर सके। तारा गुस्से से उसे देखने लगी, लेकिन निर्भय के चेहरे पर अभी भी मुस्कुराहट थी। उसने ड्राइवर को इशारा किया तो ड्राइवर ने गाड़ी आगे बढ़ा दी और उसी पल गाड़ी में पार्टीशन भी ऑन हो चुके थे। अब निर्भय ने अपने हाथों में तारा का चेहरा थामा और उसकी तरफ देखते हुए बोला, बबलगम, यू नो ना वाई कांट आई किस यू। मुझे नहीं पता, क्योंकि आप पहले कहते थे कि जब तक मैं 18 साल की नहीं हो जाती तब तक आप मुझे किस नहीं करेंगे, लेकिन अब तो मैं 18 साल की हो गई हूँ। क्या अभी भी आप मुझे किस नहीं करेंगे? सिर्फ एक किस ही तो मांग रही हूँ आपसे। अब उसने मासूमियत से कहा तो निर्भय मुस्कुराया और फिर उसने उसके चेहरे को करीब कर उसके माथे पर अपने होंठ रखे तो तारा के चेहरे पर सुकून उतर आया। उसका चेहरा खिल गया था, लेकिन फिर जल्दी ही एक बार फिर से उसने मुंह बनाया और गुस्से से बोली, बस यही करना आता है आपको? पता नहीं मेरे इतने सॉफ्ट लिप्स आपको क्यों नहीं दिखाई देते। कहते हुए उसने पाउट बना लिया। उसके नाक फुलाने पर भी निर्भय उसे मुस्कुराता हुआ देखता रहा। अर्जुन तो जा चुका था, लेकिन मन्नत अभी उसके कमरे में ही थी। वो तैयार होकर जब बाहर आई तो उसने उस फ़ोन की तरफ देखा जो उसे अर्जुन देकर गया था। उसे एक नज़र अपने हाथों में लेकर देखते हुए मन्नत ने वो फ़ोन वापस रख दिया और फिर चुपचाप जाकर बेड पर बैठ गई। अर्जुन ने उसे नीचे जाने के लिए मना किया था तो नीचे नहीं जा सकती थी, लेकिन कमरे में बैठे रहना भी उसके लिए मुश्किल हो रहा था। कुछ ही देर में दरवाज़ा नॉक हुआ और एक सर्वेंट आकर उसे खाना देकर गई, लेकिन उसके पीछे पीछे ही प्राची ठाकुर भी आईं। उन्हें देखकर मन्नत थोड़ा सहम गई, क्योंकि उनके चेहरे पर ही बहुत एटीट्यूड झलकता था। प्राची ठाकुर उसे देखते हुए बोली, लगता है कुछ ज़्यादा ही नए ज़माने की हो, जो इतना भी नहीं जानती कि शादी के बाद सिर्फ पति के साथ कमरे में ही नहीं रहना होता, बहुत सी जिम्मेदारियां होती हैं जिन्हें निभाना होता है। वो मैं बस आने ही। मन्नत ने सहमे हुए कुछ कहने की कोशिश की, लेकिन प्राची ठाकुर ने अपना हाथ दिखाकर उसे रोक दिया और बोली, अब अगर तुम्हें पति से फुर्सत मिल गई हो तो नीचे आ जाना, तुम्हारी पहली रसोई की रस्म करनी है। शादी के वक्त तो तुम लोगों ने बताया तक नहीं। उम्मीद है शादी के बाद की रस्मों में कोई प्रॉब्लम नहीं होगी तुम्हें। इतना कहकर वो वहाँ से चली गई, लेकिन जाते वक्त उनके चेहरे पर एक शातिर मुस्कुराहट थी। मन्नत अब कंफ्यूज हो चुकी थी, एक तरफ प्राची ठाकुर का गुस्सा तो दूसरी तरफ अर्जुन का। ठाकुर मेंशन। तक्षक अपने ऑफिस में बैठा काम कर रहा था।
लेकिन उसका ध्यान काम में बिल्कुल नहीं था। उसकी आंखों के सामने आरजू का चेहरा और उसकी गर्दन और पीठ पर जो घाव थे, बस उसे वही दिखाई दे रहे थे। ऊपर से आरजू का अब उसके सामने ना आना उसे और भी ज़्यादा परेशान कर रहा था। उसने अपना लैपटॉप बंद किया और फिर कुछ सोचते हुए मन में बोला, मुझे पता करना है उस लड़की के बारे में, लेकिन कैसे पता करूं? मुझे समझ नहीं आता क्या वो लड़की मेरे दिमाग को काबू कर रही है, लेकिन मुझे जानना है उसके बारे में। आई वॉन्ट टू नो एवरी डायमंड थिंग अबाउट हर, पर कैसे? वाई आई फीलिंग सो रेस्टलेस। वहीं तक्षक के जाने के बाद आरजू अपने कमरे से बाहर निकली। उसने पीछे पलटकर तक्षक के कमरे की तरफ देखा जिसका दरवाज़ा बंद था। अचानक ही वो अपनी जगह पर खड़ी खड़ी काँप गई, क्योंकि उसे तक्षक का खुद को छूना अभी भी महसूस हो रहा था। उसने अपनी गर्दन पर उस जगह हाथ रखा जहाँ पर कुछ देर पहले तक्षक ने अपनी उंगलियाँ रखी थी। उसके होठों से एक आह की आवाज़ निकली, जिससे उसने अपने होठों के अंदर ही दबा लिया। कल रात का उसे कुछ भी याद नहीं था कि कैसे उसने तक्षक के सामने अपने ही कपड़े उतारने की कोशिश की थी और तक्षक ने उसके पेट पर लगा घाव देखा था। वो उसके कमरे की तरफ देखते हुए बोली, पता नहीं आप मुझसे इतनी नफ़रत क्यों करते हैं। शायद मैं हूँ ही नफ़रत करने के लायक। और वैसे भी वैश्या को प्यार कौन ही करता है। प्यार तो हमारे जिस्म से भी नहीं किया जाता, उससे भी लोग सिर्फ खेला करते हैं। आरजू ने उसके कमरे की तरफ देखते हुए कहा और उसकी आंखें भर आई। वो खाना खाने के लिए नीचे जा रही थी, लेकिन अब उसका खाना खाने का मन भी नहीं हुआ, तो वो वापस अपने कमरे में चली गई। वहीं अर्जुन भी अपने ऑफिस में बैठा था और उसके सामने थी चंदाबाई और मंगल की सारी हिस्ट्री। भले ही उसने बिज़नेस ज्वाइन नहीं किया था, लेकिन उसका नाम ही काफ़ी था तहलका मचाने के लिए। और फिलहाल तहलका मचा हुआ था चंदाबाई के कोठे पर, जहां पर पुलिस ने रेड डाल रखी थी। चंदाबाई और उसके सभी आदमियों को हिरासत में लिया जा चुका था और वहां पर जितनी भी लड़कियां थी सबको अलग रखा गया था। ना जाने कितनी ही लड़कियां थीं जिन्हें ज़बरदस्ती जिस्म फरोशी के धंधे में लाया गया था। चंदाबाई घूरते हुए मंगल को देख रही थी, क्योंकि कहीं ना कहीं उसे अंदाज़ा हो रहा था कि ये सब कुछ मंगल की वजह से ही हुआ है। अगर वह उस रात आरजू और मन्नत का ध्यान अच्छे से रखता तो ये सब नहीं होता। अब ना जाने वो किस आदमी के हाथ लगी है, और वो आदमी ही शायद अब उसके खिलाफ साजिश रच रहा है। अब उसे इंतज़ार था एक बार पुलिस की हिरासत से बाहर आने का। उसने सोच लिया था कि बाहर आते ही वो सबसे पहले मन्नत और आरजू को अपने कोठे पर वापस लेकर आएगी और उनका वो हाल करेगी कि देखने वाले की रूह तक कांप जाए। अर्जुन के पास फ़ोन आ चुका था कि पुलिस वालों ने कोठे पर रेड डाल दी है और चंदाबाई और मंगल के साथ साथ उनके बाकी आदमियों को भी हिरासत में ले लिया गया है। वो जानता था कि इतना ही काफ़ी नहीं होगा, लेकिन लीगली इतना ही काफ़ी था। बाकी सब वो अपने तरीके से करने वाला था, लेकिन उसकी प्रायोरिटीज़ ये सब नहीं था। बहुत कुछ था जो उसके दिमाग में चल रहा था। वहीं दूसरी तरफ अति और जसन हॉल से ऊपर रूम की तरफ जा रहे थे कि एक लड़की भागते हुए अंदर आई और जसन की पीठ पर चढ़ गई। तो जसन और अति दोनों हैरान रह गए, लेकिन फिर अगले ही पल दोनों के चेहरे पर मुस्कुराहट थी। अति तो उस लड़की को देखते हुए मुस्कुरा रही थी और जसन उसे महसूस करते हुए। एमपी, आई मिस्ड यू सो मच, तारा ने कहा और जसन भी मुस्कुराते हुए बोला, आई मिस्ड यू टू माई प्रिंसेस। इतना कहकर उसने उस तारा को अपनी बाहों से नीचे करते हुए अपने सामने खड़ा किया। तो तारा ने अति की तरफ देखा और बोली, रहने दीजिए, मैं जानती हूँ आपने मुझे कितना ही मिस किया होगा। आपके पास तो आपकी बेबी डॉल थी, आपको मेरी याद ही कहाँ आई होगी। पर अब मैं आ गई हूँ ना, तो अब आप सिर्फ मेरे साथ रहेंगे। ये भी सही है, मुसीबत तुम ही रखो, अति ने कहा तो जसन ने मुंह बनाया। अब अति की नज़र निर्भय की तरफ गई, जो तारा के पीछे पीछे ही आया था। तो निर्भय उसे देखते हुए बोला, गुड मॉर्निंग बेबी डॉल। अति ने भी मुस्कुराते हुए जवाब दिया, गुड मॉर्निंग।
इतना कहकर वो मुस्कुराते हुए किचन की तरफ जाने लगी ताकि सर्वेंट को इंस्ट्रक्शंस दे सके, लेकिन उससे पहले ही तारा उसकी तरफ आई और उसके गले लग कर बोली, आई लव यू बेबी डॉल। फुर्सत मिल गई अपने एमपी से जो इस बेबी डॉल की याद आई तुम्हें? अति ने मुंह बनाकर कहा तो तारा उसके गालों को चूमते हुए बोली, नहीं फुर्सत तो नहीं मिली, लेकिन आपको भी तो उतना ही मिस किया ना मैंने। अति उसकी बात सुनकर मुस्कुराई और बोली, रहने दो, झूठ मत कहो, सब जानते हैं कि तुम्हें किसकी याद सबसे ज़्यादा आई होगी। ये कहते वक्त उसकी आंखें निर्भय की तरफ थी तो तारा का चेहरा शर्म से लाल हो गया, लेकिन अगले ही पल वो मुस्कुराते हुए बोली, हाँ वो तो आपको पता ही है, बस इतना ही नहीं पता कि इसका सलूशन कैसे निकालना है, वरना अब तक तो मैं आपको नानी। कहते कहते वो चुप हो गई और अपनी जीभ बाहर निकाल कर अपनी टिमटिमाती हुई आंखों से देखने लगी तो अति ने उसके सिर पर एक हल्की सी चपत मारी और बोली, पागल कहीं की, इस पागलपन का इलाज करवा दो ना। अब उसने और भी ज़्यादा मुस्कुराते हुए कहा तो निर्भय का चेहरा लाल होने लगा था। वो जसन के पास आया और उससे बातचीत करने लगा। दोनों बात करते हुए हॉल की तरफ आ गए थे और अति किचन की तरफ चली गई और तारा भी उसके पीछे पीछे गई, लेकिन उसकी नज़रें पीछे की तरफ बैठे निर्भय पर थीं, जो अब एकदम खड़ूस चेहरा लिए जसन से बातें कर रहा था। उसका चेहरा एक्सप्रेशनलेस था और जसन भी बिल्कुल उसी की तरह था। शायद दोनों बिजनेस रिलेटेड बातें कर रहे हैं। कुछ देर बाद निर्भय वहाँ से जा चुका था। जसन और अति ने तारा को आराम करने के लिए कहा तो अपने कमरे की तरफ जाने लगी, लेकिन जैसे ही वो वहाँ से जाने वाली थी, सीढ़ियों से उतरती हुई आरजू नीचे आई। अपने घर में किसी और लड़की को देखकर तारा की आंखें बड़ी हो गईं। बेबी डॉल, आपने मेरी जगह किसी और को गोद ले लिया? उसने मुंह बनाकर अति की तरफ देखते हुए कहा तो अति मुस्कुराई और बोली, नहीं, ये एंजल है, हमारे साथ ही रहती है। पर क्यों? आपकी प्रिंसेस तो मैं हूं ना, तो आप एक एंजल और क्यों लेकर आए? वो आरजू की तरफ देखते हुए बोली और जो भी उसे ही देख रही थी। लेकिन फिर तारा मुस्कुराई और आरजू के पास आकर बोली, वैसे एंजल है तो बहुत क्यूट, मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है। उसकी बात सुनकर आरजू भी हल्का सा मुस्कुराई और उसकी तरफ देखते हुए बोली, तुम बहुत खूबसूरत हो, सूरत से भी और सीरत से भी। उन्हें एक दूसरे के साथ घुलते मिलते हुए देखकर अति भी मुस्कुरा रही थी। ठाकुर मेंशन। एक लड़की किचन में खड़े खाना पका रही थी। ऐसा लग रहा था जैसे वो खाना पका नहीं रही, बल्कि इस वक्त किसी जलती हुई आग में खड़ी हो और वहाँ से जा भी नहीं सकती। उसे एक साथ न जाने कितने ही तरह के पकवान बनाने के लिए बोला गया था और उसके हाथ किसी रोबोट के द्वारा चल रहे थे। और फिर अचानक ही उसने जल्दबाजी के चक्कर में गैस पर रखा गर्म दूध का पतीला अपने हाथ से उठाने की कोशिश की। उसके हाथ उस पतीले को छूते ही जल उठे तो वो अपने हाथों को झटकाते हुए देखने लगी। उसके सामने बहुत सारा काम पड़ा था, इसलिए वो अपने हाथों की जलन भूलकर एक बार फिर से काम करने लगी। तो उसी वक्त किचन में आई प्राची ठाकुर मुस्कुराते हुए उसके पास आई और बोली, तुम तो बहुत नाजुक गुड़िया हो, एक गरम दूध का पतीला तक नहीं उठा पाई, तुमसे अब क्या ही उम्मीद करें। तुम छोड़ो ये सब और अपने कमरे में जाकर आराम करो। नहीं, ऐसा नहीं है, मैं वो बस नैपकिन। अरे तो क्या हुआ, नैपकिन नहीं है तो? इतनी भी मोम की नहीं जो एक गर्म बर्तन को छूकर ही पिघल जाओगी। अगर तुम नहीं उठा सकती तो लाओ मैं उठा देती हूँ। इतना कहकर प्राची ठाकुर उस बर्तन को उठाने लगी। उन्हें वो बर्तन उठाते हुए देख मन्नत ने जल्दी से अपने हाथ आगे बढ़ाए और बोली, नहीं, मैं उठा देती हूँ। उसने उस पतीले को हाथ लगाया तो उसकी आंखों से आंसू आ गए, क्योंकि वो पतीला सच में बहुत ज़्यादा गर्म था। लेकिन उसी वक्त किसी ने उसके हाथों पर अपने हाथ रखे और उसके हाथों को उस पतीले से हटाया तो मन्नत एकदम काँप उठी। उसने पीछे पलट कर देखा तो पीछे अर्जुन खड़ा था और इस वक्त गुस्से से काँप रहा था। अर्जुन ने एक नज़र मन्नत को देखा और फिर अपने सामने खड़ी प्राची को देखने लगा, जिसके चेहरे पर इस वक्त एक शैतानी मुस्कुराहट थी। अभी तक अर्जुन जो गुस्से से काँप रहा था,
लेकिन अब वो हल्का सा मुस्कुराया और मन्नत को हल्का सा पीछे कर वो बर्तन खुद उठाने लगा। लेकिन अगले ही पल उसके हाथों से वो बर्तन गिर गया और सारा दूध प्राची ठाकुर के पैरों पर गिर गया। उसके पैर एकदम से जल उठे और वो दर्द से करहाने लगी। ऐसा लग रहा था जैसे अर्जुन से वो बर्तन गलती से गिरा हो, लेकिन अब उसके चेहरे से साफ पता चल रहा था कि ये गलती से नहीं हुई थी, बल्कि जानबूझकर की गई थी। मन्नत प्राची ठाकुर को देख रही थी। वो उसकी हेल्प करने के लिए आगे बढ़ी, लेकिन अर्जुन ने उसका हाथ पकड़ लिया और बोला, इंसान है वो भी, कोई मोम नहीं जो इतने से जले से ही पिघल जाएंगी। वो खुद को संभाल लेंगी, उन्हें तुम्हारी ज़रूरत बिल्कुल नहीं। तुम चलो मेरे साथ। इतना कहकर वो मन्नत को बाहर लेकर जाने लगा और प्राची ठाकुर बस दर्द से करहाते हुए उन्हें देखती रह गई। वो नीचे ज़मीन पर बैठ चुकी थी और उनका पैर उनके हाथों में था। वहाँ पर खड़े नौकर भी उन्हें देख रहे थे। मन्नत को लेकर अर्जुन वापस कमरे में आ गया था और अब कमरे में आते ही वो उसे गुस्से से घूरने लगा। वो उसे गुस्से से बोला, मैंने मना किया था ना तुम्हें, तुम नीचे नहीं जाओगी, तो तुम क्यों गई? उसके इस तरह गुस्से से मन्नत एकदम सहम गई। वो कुछ बोलने को हुई, लेकिन उससे पहले ही अर्जुन अपनी मुट्ठियों को बांधता हुआ फ्रस्ट्रेट होने लगा और फिर कमरे से बाहर चला गया। तो मन्नत की आंखों में आंसू आ गए। उसे समझ नहीं आया कि उसकी गलती क्या थी। रात हो चुकी थी और सब लोग डिनर के लिए आ चुके थे। बस अब तक्षक का इंतज़ार था, लेकिन सब लोगों में आरजू शामिल नहीं थी, क्योंकि वो जानती थी तक्षक आने वाला होगा और वो उसके सामने नहीं आना चाहती थी। इसलिए उसने एक बार फिर से बहाना बना दिया था कि उसे भूख नहीं है। अति और जसन उसकी बात को समझ रहे थे, लेकिन वो भी थोड़ा वक्त देना चाहते थे, इसलिए उन्होंने उसे ज़्यादा कुछ नहीं कहा। तक्षक घर में आया तो आते ही तारा भागती हुई उसके पास गई और उसके गले से लग गई। तक्षक ने भी उसे छोटे बच्चे की तरह अपनी बाहों में समेट लिया था। उसे पता था कि तारा आने वाली है, लेकिन निर्भय के उसके साथ होने पर वो बेफिक्र था और बाद में मीटिंग की वजह से वो घर नहीं आ पाया था। लेकिन अब दोनों एक दूसरे से गले लगकर खड़े हुए थे और तारा उससे शिकायत कर रही थी और तक्षक उसे मना रहा था। आखिर में तारा मान गई और उसे लेकर डाइनिंग टेबल पर आई। तक्षक की नज़रें एक बार फिर से आरजू को ढूंढ रही थी, लेकिन जब उसे आरजू दिखाई नहीं दी तो एक बार फिर से उसका चेहरा उतर चुका था। लेकिन अब उसने खाना खाने से मना नहीं किया, क्योंकि वो तारा को हर्ट नहीं करना चाहता था। सबने खाना खाया और फिर सब अपने अपने कमरे की तरफ गए। तो तक्षक भी अपने कमरे तक आया, लेकिन अपने कमरे के अंदर जाने से पहले वो आरजू के कमरे के बाहर खड़ा हुआ। वो दरवाजे पर ही था कि अचानक से उस एकदम बेचैनी होने लगी। वो थोड़ा सा और अंदर गया तो उसे कुछ आवाज़ें सुनाई दी, जो किसी के रोने की आवाज़ थी, और रोना भी नॉर्मल बिल्कुल नहीं था। वो अब कमरे के अंदर था, लेकिन उसे आरजू कहीं दिखाई नहीं दे रही थी। हर बढ़ते पल के साथ उसकी बेचैनी भी बढ़ती जा रही थी। वैसे भी सुबह से वो उसके सामने नहीं आ रही थी, जिसका उसे गुस्सा भी था और उसके मन में उस चीज़ को लेकर एक अलग ही फीलिंग भी थी। अब उसे एहसास हुआ कि यह आवाज़ बाथरूम से आ रही है, तो वो धीरे धीरे बाथरूम की तरफ बढ़ा। बाथरूम का दरवाज़ा थोड़ा सा खुला था। जैसे ही उसने हल्का सा हाथ लगाया, दरवाज़ा पूरी तरह से खुल गया और उसने अपने कदम अंदर रख दिए। लेकिन अंदर आते ही उसकी आंखें हैरत से फैल गई, क्योंकि सामने आरजू शावर के नीचे बैठी थी और उसकी ऊपरी कपड़े एकदम फटे हुए लग रहे थे। वो बुरी तरह से कांप रही थी और खुद को ही नोचते हुए बोल रही थी, प्लीज़ मुझे छोड़ दो, मुझे मत मारो, मुझे दर्द हो रहा है, मुझे बहुत दर्द हो रहा है, प्लीज़ मुझे छोड़ दो, तुम्हें जो करना है कर लो, बस मुझे दर्द मत दो, बहुत दर्द होता है। वो कांपते हुए बोल रही थी और उसकी आवाज़ तक लड़खड़ा रही थी। ऐसा लग रहा था जैसे वो अपने होश में ना हो। तक्षक जल्दी से उसकी तरफ बढ़ा और उसे अपनी बाहों में समेट अपनी गोद में उठा लिया। आरजू को इस हालत में देखकर वो थोड़ा घबरा गया। अभी अभी जहाँ उसकी नज़र गई वहाँ देखकर उसकी आंखों में एक दर्द उतर आया था।
उसे इस हालत में देखकर वो खुद कांपने लगा था। वो उसे जल्दी से बेड पर लेकर आया और उसके चेहरे को थपथपाते हुए बोला, क्या हुआ तुम्हें स्नोफ्लेक? तुम ठीक तो हो ना? वो उसे उस हालत में उसे बिल्कुल नहीं देख पा रहा था, लेकिन आरजू अभी भी होश में नहीं आई थी। वो उसके हाथों को खुद पर से हटाते हुए बोली, मुझे मत छुओ, दूर हो जाओ मुझसे, मुझे दर्द हो रहा है। वो उसे खुद से दूर करती हुई खुद भी बुरी तरह से कांपती हुई पीछे की तरफ जा रही थी। अब तक्षक ने उसे अपनी बाहों में समेट लिया। आरजू के कपड़े इस वक्त बुरी तरह से फटे हुए थे और उसके ऊपरी जिस्म पर जितने भी घाव थे वो सारे तक्षक के सामने थे, जिन्हें वो देख तक नहीं पा रहा था। आरजू तक्षक के हाथों को खुद पर से हटाते हुए बोली, मुझे मत छुओ, दूर हो जाओ मुझसे, मुझे दर्द हो रहा है। वो उसे खुद से दूर करती हुई खुद भी बुरी तरह से कांपती हुई पीछे की तरफ जा रही थी। अब तक्षक ने उसे अपनी बाहों में समेट लिया। आरजू के कपड़े इस वक्त बुरी तरह से फटे हुए थे और उसके ऊपरी जिस्म पर जितने भी घाव थे वो सारे तक्षक के सामने थे, जिन्हें वो देख तक नहीं पा रहा था। लेकिन आरजू अभी भी बुरी तरह से कांप रही थी। वो शांत हो ही नहीं रही थी, इसलिए तक्षक को उसे और भी ज़्यादा कसना पड़ रहा था। वो पूरी तरह से अपनी बाहों में उसे भर रहा था। उसका वो छोटा सा जिस्म उसके सीने से लगा हुआ था। आज तक किसी लड़की को इस तरह से छूना तो दूर, तक्षक ने किसी को इस तरह से देखा भी नहीं था। आरजू की ब्रेस्ट तक्षक की चेस्ट से बिल्कुल जुड़ी हुई थी, जिससे तक्षक को बहुत ज़्यादा बेचैनी हो रही थी। पर फिर भी उसने आरजू को खुद से अलग नहीं किया और उसे अपनी बाहों में भरते हुए बेड पर बैठा दिया। धीरे धीरे आरजू शांत होने लगी थी। उसका कांपना भी कम हो रहा था। ऐसा लग रहा था जैसे वो नींद में जा रही हो, पर फिर भी तक्षक ने नहीं उसे छोड़ा। ना जाने कितनी ही देर बाद उसे अपनी बाहों में लिए बैठा रहा और फिर धीरे धीरे बेड की टेक पर झुकने लगा। भले ही आरजू शांत हो चुकी थी, लेकिन तक्षक की आंखों के सामने से वो मंजर नहीं जा रहा था। जब उसने बाथरूम में आरजू को शावर के नीचे भीगते हुए देखा था, उस वक्त वो बहुत ज़्यादा डरी सहमी हुई थी और ऐसा लग रहा था जैसे अपने होशो हवास बिल्कुल खो चुकी हो और किसी ट्रॉमा से गुजर रही हो। वो पल अभी तक तक्षक को कांपने पर मजबूर कर रहे थे। उसने अपने सीने से सिमटी हुई आरजू का चेहरा हल्का सा उठाकर उसकी तरफ देखा। मासूम सा खूबसूरत चेहरा न जाने कितनी ही परेशानियों से घिरा लग रहा था। उसके चेहरे को ही देखकर पता चल रहा था कि न जाने कितना ही दर्द उसे तड़पा रहा है। तक्षक उसके चेहरे की तरफ ढंग से देख भी नहीं पा रहा था। अभी तक वो खुद को शांत करने की कोशिश कर रहा था, लेकिन अब चीज़ें उसके बस से बाहर होती जा रही थी। उसने सोच लिया था कि अब वो खुद को बिल्कुल नहीं रोकेगा और पता लगा कर रहेगा कि आखिर बात क्या है, क्यों ये लड़की इस हालत में है और कैसे है, वो उसके घर पर क्यों आई है और कैसे आई। उसे आरजू का दर्द खुद पर होता महसूस हो रहा था। अचानक ही वो हल्का सा झुका और उसके चेहरे के बिल्कुल करीब अपना चेहरा करते हुए उसे देखने लगा। उन दोनों की सांसें आपस में घुल रही थी। आरजू के होंठ जो बिल्कुल सूख चुके थे, उन्हें देखते हुए तक्षक ने अपने होठों को गीला किया। उसकी धड़कनें तेज़ी से बढ़ रही थी। ना जाने उसे क्या हुआ जो वो थोड़ा सा और उसके करीब आया और अपने होंठ उसके माथे पर रख दिए, और उसी पल उसे ऐसा महसूस हुआ जैसे उसकी धड़कन बिल्कुल ही रुक गई हो। वो कुछ पल उसके माथे से अपने होंठ हटा ही नहीं पाया। वो यूं ही न जाने कितनी देर तक अपने होठों को उसके माथे पर रखे यूं ही झुका रहा। जब उसकी आंखें नींद से बोझिल होने लगी तो वो यूं ही उसके चेहरे पर झुका हुआ पूरी तरह से गहरी नींद में चला गया। उसकी पीठ बेड से लगी हुई थी और आरजू पूरी तरह से उसकी गोद में सिमटी हुई थी। दोनों की धड़कनों की रफ्तार एक जैसी थी और जितना गहरी उनकी नींद थी, शायद उतना ही गहरा उन दोनों के दिलों को सुकून भी मिला था। ठाकुर मेंशन। दोपहर से ही अर्जुन वापस कमरे में नहीं आया था और मन्नत भी कमरे से बाहर नहीं निकली थी, लेकिन उसका खाना कमरे में आ चुका था, पर उसका खाने का बिल्कुल मन नहीं था
और रो रो कर उसकी आंखें भी सूज चुकी थी और उसका चेहरा बिल्कुल उतरा हुआ था। उसे तो समझ ही नहीं आ रहा था कि आखिर उसने गलती क्या की और अर्जुन उससे नाराज़ क्यों है। उसे पहले ही अर्जुन का बर्ताव समझ नहीं आ रहा था और अब ये पहेली उसे और भी ज़्यादा परेशान कर रही थी। रो रो कर उसकी आंखें दर्द करने लगी थी तो वो बेड पर लेट गई, वरना अब तक तो उससे बेड पर लेटा भी नहीं जा रहा था। वो बहुत ज़्यादा बेचैन हो रही थी। उसके पास फ़ोन था लेकिन अर्जुन को फ़ोन करने की हिम्मत उसमें नहीं थी। बस पूरा दिन कमरे में यूं ही बैठी रही और अब जब थक कर वो बेड पर लेटी तो लेटते ही उसे गहरी नींद आ गई। उसके सोने के कुछ देर बाद अर्जुन कमरे में आया। उसने ज़्यादा तो नहीं लेकिन थोड़ी ड्रिंक की हुई थी। दोपहर में जब वो यहाँ से गया था तो उसे इतना ज़्यादा गुस्सा आ रहा था कि उसे ड्रिंक करने के अलावा और कुछ सूझा ही नहीं। कमरे में आते ही उसकी नज़र मन्नत पर गई जो सिमटी हुई बेड पर सो रही थी। अपने कपड़े उतारता हुआ वो उसके पास आया और झुककर उसे देखने लगा। उसे देखते ही पता चल रहा था कि ना जाने वो कितना ही रोई होगी। उसके गालों पर छपे आंसुओं के निशान साफ दिखाई दे रहे थे। इस वक्त वो सिर्फ एक बॉक्सर में था। उसे कुछ पल यूं ही देखने के बाद वो घूमकर बेड की दूसरी तरफ आया और मन्नत की बगल में लेट गया। लेकिन उसने अपनी आंखें बंद नहीं की बल्कि मन्नत के चेहरे को ध्यान से देखने लगा। आज उसने उसे तकलीफ़ दी थी। वो नहीं चाहता था कि वो मन्नत को तकलीफ़ दे, लेकिन फिर भी दे बैठा क्योंकि उसे अपने गुस्से पर कंट्रोल नहीं हुआ। जब उसने मन्नत को रोते हुए देखा था तभी कमरे से बाहर चला गया था क्योंकि उसे उसके गुस्से पर कंट्रोल करना बहुत ज़्यादा मुश्किल हो जाता और वो मन्नत को तकलीफ़ नहीं देना चाहता था। लेकिन अब उसे समझ आ रहा था कि चुप रहकर और यहाँ से जाकर भी उसने मन्नत को तकलीफ़ ही दी है। उसने उसकी कमर पर अपना हाथ रख कर उसे अपनी तरफ खींचा और फिर उसके चेहरे पर अपना हाथ रख कर उसके बालों को सहलाने लगा। वो यूं ही उसके चेहरे को देखते हुए बोला, तुम भी कहोगी कितना पागल हूँ मैं। तुम्हें उस दुनिया से निकालने के लिए अपनी दुनिया में ले आया, लेकिन यहाँ भी मैं तुम्हें तकलीफ़ दे रहा हूँ। लेकिन आई प्रॉमिस आगे से मैं ऐसा नहीं करूँगा। पर तुम्हें भी मेरी बात समझनी होगी। तुम यहाँ पर सिर्फ मेरी पत्नी बनकर रहो और भले ही हम इस घर में हैं, लेकिन हमारी दुनिया सिर्फ एक दूसरे तक सीमित रहनी चाहिए। अगर इस कमरे से बाहर तुमने कदम रखा तो मुझसे बर्दाश्त नहीं होगा। वहीं दूसरी तरफ शेखावत मैंसन। तारा फ़ोन पर बात कर रही थी और ये फ़ोन नॉर्मल नहीं था बल्कि एक वीडियो कॉल थी। तारा एक स्पैगेटी और शॉर्ट्स डाले बेड पर बैठी थी और उसके सामने फ़ोन पर निर्भय था और जहाँ तक दिखाई दे रहा था वहाँ तक उसके धड़ पर कोई भी कपड़ा नहीं था। उसकी ब्रॉड चेस्ट फ़ोन में साफ दिखाई दे रही थी और तारा की आंखें भी उसकी चेस्ट पर ही टिकी हुई थी। तारा उससे ज़िद कर रही थी कि उसे अभी इसी वक्त उससे मिलना है और निर्भय उसे मना कर रहा था, लेकिन तारा मानने वाली नहीं थी। अब उसने और भी ज़्यादा ज़िद्दी बनते हुए कहा, अगर आधे घंटे के अंदर आप मेरे कमरे में मेरे पास नहीं आए तो मैं आपसे कभी बात नहीं करूँगी। प्लीज़ बबलगम, ज़िद मत करो। मेरा इस वक्त वहाँ आना बिल्कुल अच्छा नहीं होगा और तुम बच्चों की तरह स्टॉप कॉलिंग मी बच्चा। ए गर्ल वांट हिज मैन इन फ्रंट ऑफ हर आइज राइट नाउ, सो यू जस्ट हैव टू कम। उसने उसकी बात बीच में ही काट कर बेहद सेडक्टिव वॉइस में कहा और फिर फ़ोन रख दिया। रात के तकरीबन 12 बजे शेखावत मैंसन। शेखावत मैंसन में एक गाड़ी एंटर हुई जिसे गार्ड ने भी नहीं रोका क्योंकि ये गाड़ी यहाँ पर आती जाती रहती थी। उस गाड़ी में से एक शख्स बाहर निकला और मैंसन के अंदर आया। इस वक्त उस शख्स की सांसें गहरी थी लेकिन उसके चेहरे पर किसी भी तरह का डर, खौफ या हिचकिचाहट नहीं था। वो और कहीं नहीं जाकर सीधा एक कमरे की तरफ गया जिसका दरवाज़ा वैसे तो बंद था लेकिन लॉक नहीं लगा हुआ था। वो उस कमरे के अंदर गया तो बहुत अंधेरा था, पर उस अंधेरे में भी उसे अजीब नहीं लग रहा था बल्कि उसके चेहरे पर मुस्कुराहट थी। उसकी सांसें अभी भी बहुत ज़्यादा गहरी चल रही थी और अचानक उसकी सांसों के साथ किसी और की सांसें घुलने लगी। 2 हाथ उसके चेहरे पर आए
और फिर उसके चेहरे को अपने चेहरे के बिल्कुल करीब करने लगे। अगले ही पल निर्भय दीवार से लगकर खड़ा था और तारा ने उसका चेहरा अपने हाथों में थामा हुआ था। दोनों के ही चेहरे बिल्कुल करीब थे और उनकी सांसें बहुत ज़्यादा गर्म थी। निर्भय ने तारा की कमर पर अपने हाथ रखे तो तारा सिहर उठी और उसकी सांसें और भी ज़्यादा गर्म हो गई। अब निर्भय उसे यूं ही कमर से थामकर सीधा बेड की तरफ लेकर गया और उसे एक धक्का देकर बेड पर लिटाकर उसके ऊपर आ गया तो तारा हैरानी से उसे देखने लगी। आज पहली बार दोनों इस तरह से एक बेड पर थे, वरना निर्भय बेड पर आना तो दूर उसके कमरे में भी नहीं आता था। निर्भय उसकी आंखों में देखते हुए बोला, तुम इतनी बेसब्र क्यों हो जाती हो बबलगम? तारा भी अपनी मदहोश भरी नज़रों से उसे देख रही थी। एक बार फिर से उसने अपने हाथ निर्भय के चेहरे पर रखे और बोली, आपके लिए तो मैं हमेशा ही बेसब्र होती हूँ माई डैडी। स्टॉप इट बबलगम, आई डोंट लाइक ऑल दिस। निर्भय ने हल्के गुस्से में कहा तो तारा ने अब अपने हाथ उसके चेहरे से हटाए और अपनी उंगलियों को उसकी गर्दन के पास लाकर उसकी शर्ट के बटन से खेलते हुए उन्हें खोलने लगी तो निर्भय हल्का सा नज़रें झुकाकर अपनी चेस्ट की तरफ देखने लगा, जहां पर अब ऊपरी 2 बटन खुल चुके थे और तारा अपने हाथ उसके सीने पर चला रही थी। उसकी सांसें तेज़ होने लगी थी। उसके नीचे लेटी हुई लड़की उसकी जान निकाल रही थी और वो चाहकर भी कुछ नहीं कर सकता था। उसकी सांसों को तेज़ होते हुए देख तारा मुस्कुराई और अपनी नज़रें उसकी चेस्ट पर डालती हुई बोली, बट आई लाइक इट टैडी। अब निर्भय उसके ऊपर से हट गया और गहरी सांसें लेता हुआ अपने होठों को गोल कर अपनी चेस्ट पर हल्की हल्की हवा छोड़ते हुए बोला, तुम मुझे बेसब्र कर रही हो बबलगम, यू नो ना। अभी वो बोल ही रहा था कि तारा भी बेड से उठी और उठकर उसके पास आती हुई उसे पीछे की तरफ धकेलने लगी तो निर्भय जाकर दीवार से लगा। वो उसे देखते हुए बोली, आई नो कि मैं अभी सिर्फ 18 साल की हूँ और आप मेरे साथ कुछ भी नहीं कर सकते, लेकिन सिर्फ एक किस तो मांग रही हूँ यार। कहते कहते उसका टोन बिल्कुल बदल चुका था। अब उसकी आवाज़ सेडक्टिव नहीं बल्कि रिक्वेस्ट वाली थी। वो खींचते हुए बोली, पिछले 2 साल से आपसे एक किस मांग रही हूँ, लेकिन आप वो भी नहीं दे रहे और फिर आप मुझे ही ब्लेम कर रहे हैं कि मैं बेसब्र हूँ। आखिर क्यों तड़पा रहे हैं आप मुझे इतना? आई एम डाइंग फॉर इट यार। उसके यूं कहने पर निर्भय के चेहरे पर मुस्कुराहट आ रही थी। इस वक्त निर्भय और भी ज़्यादा हॉट लगने लगा था। उसकी वो वाइट शर्ट जिसके आगे के लगभग उसने 4 बटन खोल दिए थे और ब्रॉड चेस्ट पर इतनी हॉट एंड सेक्सी बॉडी और फेस कट तो एकदम जानलेवा, कोई भी देखे तो सच में मर जाए। उसने तारा की कमर से अपना हाथ उसकी पीठ पर रखा और फिर उसे अपने पास खींचते हुए बोला, रियली आर यू डाइंग फॉर इट? यस। तारा ने भी उसके इस तरह खींचने पर गहरी सांस लेते हुए कहा। निर्भय के छूने से ही वो पागल हो जाती थी। देन लेट मी मेक यू फील अलाइव, निर्भय ने कहा और फिर अपने होंठ तारा के होंठों पर अपने होंठ रख दिए। तारा एकदम से कांप उठी। उसे तो कुछ करना ही नहीं पड़ा। वो भी उसे किस करना चाहती थी, लेकिन निर्भय उसे तो कुछ करने ही नहीं दे रहा था। वो चाहती थी कि उसकी पहली किस में वो पूरी तरह से हावी हो, लेकिन यहाँ तो निर्भय ने पूरी तरह से उस पर कब्ज़ा कर लिया था। उसने उसके होठों को अपने होठों की गिरफ्त में ले लिया था और उन्हें हार्डली किस कर रहा था, जैसे बताना चाहता हो कि जितना बेसब्र उसकी बबलगम है, उससे ज़्यादा बेसब्र वो था। तारा उसकी किस को महसूस कर रही थी। धीरे धीरे वो भी उसे रिस्पॉन्स देने की कोशिश कर रही थी, लेकिन ये किस 99% निर्भय की तरफ से हो रही थी। तारा ने सोचा भी नहीं था कि निर्भय उसे इस तरह से किस करेगा, लेकिन हर बढ़ते पल के साथ निर्भय का तारा के पीठ पर रखा हाथ और उसके होठों की तारा के होठों पर पकड़ और भी ज़्यादा कसती जा रही थी। लगातार आधा घंटा वो यूं ही उसे किस करता रहा और दोनों ने एक पल के लिए भी अपनी किस ब्रेक नहीं की थी। जब आधे घंटे बाद निर्भय ने तारा के होठों को छोड़ा तो तारा लंबी लंबी और गहरी गहरी सांसें लेते हुए बोली, मुझे सांस भी नहीं आ रही थी।
निर्भय उसे यूं देखकर मुस्कुराया और फिर उसके होठों पर अपनी उंगली रखकर उन्हें सहलाते हुए बोला, इन सांसों पर अब हक है मेरा। उसकी आंखें इस वक्त बेहद मदहोश लग रही थी। कुछ पल तारा को यूं ही देखते रहने के बाद निर्भय कमरे से बाहर चला गया तो तारा जाकर पीठ के बल बेड पर गिर गई और बोली, फक आई जस्ट लव दिस क्रेजी मैन। ठाकुर मेंशन। मन्नत और अर्जुन दोनों बेड पर सोए हुए थे। अर्जुन ने मन्नत को अपनी बाहों में भर रखा था। मन्नत ने अपनी आंखें खोली और उसके चेहरे की तरफ देखा। उसे देखते हुए उसे कल की बातें याद आईं जब अर्जुन ने उसे गुस्से से डांटा था। वो लगभग 5 मिनट यूं ही उसके चेहरे को देखती रही और उसकी आंखें नम हो गईं। उसे देखते हुए वो बोली, मुझे समझ नहीं आ रहा आप आखिर चाहते क्या हैं। अगर आप मुझसे गुस्सा हैं तो मुझे यहाँ अपने घर में क्यों रखा हुआ है, और अगर आप मुझसे नफ़रत करते हैं तो मुझे अपनी बाहों में भी क्यों ले लेते हैं। आपने मुझसे शादी क्यों की, मुझे कुछ भी समझ नहीं आ रहा। अभी वो उसकी तरफ देखकर बोल ही रही थी कि अर्जुन ने अपनी आंखें खोली तो मन्नत की आंखें एकदम से बड़ी हो गई। उसकी सांसें भी तेज़ चलने लगी थी। वो पीछे की तरफ सरकने लगी, लेकिन अर्जुन ने उसकी पीठ पर अपना हाथ रखते हुए उसे अपने करीब खींच लिया और बोला, अब करो जो शिकायत करनी है मुझसे। उसके इस तरह कहने से मन्नत उसके चेहरे की तरफ देखती रही और फिर बड़ी हिम्मत करके बोली, आप नफ़रत करते हैं मुझसे? क्यों, मैं क्यों नफ़रत करूँगा तुमसे? अर्जुन ने भी उसकी आंखों में देखते हुए पूछा तो मन्नत की आंखें और भी ज़्यादा नमी से भरने लगी। वो भरे गले से बोली, क्योंकि मैं एक वैस। लेकिन उसकी बात पूरी होती उससे पहले ही अर्जुन ने उसके होठों पर अपनी उंगली रख दी और बोला, श्श, खबरदार जो अपने लिए ये शब्द इस्तेमाल किया। अभी तक मैंने तुमसे कुछ नहीं कहा, लेकिन अगर आज के बाद ये लफ्ज़ भी तुम्हारी ज़ुबान पर आया तो मेरा गुस्सा तुम बर्दाश्त नहीं कर पाओगी। उसकी बात सुनकर मन्नत की आंखों से आंसू बह निकले और वो रोते हुए बोली, तो आप गुस्सा क्यों है मुझसे? क्योंकि मैंने तुम्हें मना किया था कि तुम इस कमरे से बाहर नहीं जाओगी, तो तुम क्यों गई? अगर तुम्हें यहाँ अच्छा नहीं लग रहा था तो तुम मुझे फ़ोन कर लेती। अगर तुम्हें बाहर जाना था तो मैं खुद तुम्हें लेकर जाता। पर आपकी मम्मा ने कहा कि मुझे पहली रसोई। मन्नत बोल ही रही थी कि अर्जुन बीच में ही उसकी बात काटते हुए बोला, वो मेरी माँ नहीं है और तुम्हारा भी उनके साथ कोई रिश्ता नहीं। तुम्हारा जो भी है सिर्फ मैं हूँ, मुझसे है और मेरे लिए है, इसके अलावा और कुछ नहीं। उसकी बात सुनकर अब मन्नत बस उसकी तरफ देखती ही रह गई। अर्जुन भी उसके चेहरे की तरफ ही देख रहा था और अब उसके चेहरे को देखते हुए वो उसके करीब आया और उसने उसके माथे पर अपने होंठ रख दिए तो मन्नत ने अचानक से ही अपने हाथ उसके सीने पर रख दिए। उसकी धड़कनें तेज़ी से बढ़ने लगी थी। उसके जिस्म को ना जाने कितने ही लोगों ने कितनी ही बार चूमा था, लेकिन ये एहसास कभी नहीं हुआ था। ये सिर्फ एक किस नहीं थी, ये इबादत थी जो मन्नत की रूह को भी महसूस हुई। शेखावत मेंशन। आरजू की नींद खुली तो उसे खुद पर किसी की बाहों की पकड़ महसूस हुई। उसने अपनी आंखें खोली तो सच में किसी की बाहें उस पर थी। उन हाथों को देखकर ही वो एक झटके से वहाँ से खड़ी हुई। उसे ऐसा लगा जैसे फिर से कोई उसे एक बार फिर से नोचने की कोशिश कर रहा है। लेकिन जब वो खड़ी हुई और उसे अपने सामने तक्षक को देखा तो उसकी तो जैसे सांस ही हलक में अटक गई। वो तक्षक के पास उसकी बाहों में कैसे? अगर तक्षक को पता चला तो वो उसे घर से उठाकर बाहर फेंक देगा। इस डर ने ही उसे कांपने पर मजबूर कर दिया था। उसके इस तरह उठ जाने से तक्षक की आंखें भी खुल चुकी थी। उसने अंगड़ाई लेते हुए सामने की तरफ देखा तो आरजू डरी सहमी उसके सामने खड़ी थी। अगले ही पल उसकी आंखों के सामने वो सारे पल घूम गए जब उसने अपने आरजू को शावर के नीचे देखा था और वो जिस हालत में थी और उसकी बॉडी पर जिस तरह के निशान और ज़ख्म थे, सब उसे याद आ चुका था। सॉरी, वो मुझे नहीं पता मैं यहाँ कैसे आई। मैं तो अपने रूम में ही थी। प्लीज़ मुझे माफ़ कर दीजिए, मुझे यहाँ से मत निकालिएगा। मैं आपके आगे हाथ जोड़ती हूँ। मुझे सच में नहीं पता मैं आपके कमरे में।
वो रोते हुए बोली। उसने तक्षक के आगे अपने हाथ जोड़ भी दिए थे। उसे यूं रोते हुए अपने आगे हाथ जोड़ते हुए देखकर तक्षक को ऐसा लगा जैसे किसी ने उसके दिल को बुरी तरह से निचोड़ दिया हो। वो जल्दी से अपनी जगह से उठा और आरजू के पास गया तो आरजू ने जल्दी से अपने कदम पीछे ले लिए। उसे लगा शायद वो उसे गोद में उठाकर बाहर फेंक देगा, लेकिन जितना वो पीछे गई उतना ही तक्षक आगे आया और अब आरजू पीछे दीवार से लगी हुई थी और तक्षक उसके ऊपर झुक कर खड़ा था। उसके इस तरह खुद पर झुक जाने से आरजू और भी ज़्यादा डर चुकी थी। उसकी आंखें तक्षक की आंखों से मिली हुई थी और अब तक्षक एकदम एक्सप्रेशनलेस होकर बोला, इस बार तुम मेरे करीब नहीं आई, मैं खुद तुम्हें अपने करीब लेकर आया था। क्यों और कैसे ये जानना तुम्हारे लिए ज़रूरी नहीं। उसका यूं कहना और आरजू का दिल ज़ोरों से धक धक करने लगा। वो एकटक उसकी आंखों में देखती रही। आधे घंटे बाद तुम मुझे डाइनिंग टेबल पर चाहिए हो, तक्षक ने एक बार फिर से बिना किसी एक्सप्रेशन के कहा तो आरजू अपनी जगह पर खड़ी खड़ी कांप गई। लेकिन अगले ही पल उसने राहत की सांस ली, क्योंकि तक्षक उसके ऊपर से हट चुका था और दरवाजे की तरफ बढ़ गया था। लेकिन जो उसने कहा उसे समझकर एक बार फिर से उसकी धड़कनें बढ़ चुकी थी। तक्षक तो चला गया था, लेकिन आरजू उसकी बातों में ही खोई हुई थी। उसका उसे डाइनिंग टेबल पर आने के लिए कहना उसे हैरान कर रहा था और उसे सबसे ज़्यादा हैरानी उससे हो रही थी इस बात पर कि तक्षक कमरे में कैसे आया और क्या वो दोनों पूरी रात एक साथ थे। अभी तक उसने खुद पर ध्यान नहीं दिया था, लेकिन अब उसकी नज़र खुद पर गई तो उसकी आंखें और भी ज़्यादा बड़ी हो गई, क्योंकि उसके कपड़े काफ़ी हद तक फटे हुए थे। उसके कपड़े फटे कैसे? तक्षक ने? नहीं, वो ऐसा नहीं कर सकते। वो खुद से ही बोल रही थी। उसने जल्दी से अपने हाथों से खुद को ढक लिया। अब वो और भी ज़्यादा बुरी तरह से कांपने लगी थी। उसे तक्षक का चेहरा अपनी आंखों के आगे घूमता हुआ दिखाई दे रहा था। वो कल रात के बारे में सोचने की कोशिश कर रही थी, लेकिन उसे कुछ भी याद नहीं आ रहा था। पर अब उसे शर्मिंदगी बहुत महसूस हो रही थी। अगर तक्षक ने उसकी ऐसी हालत देखी होगी तो न जाने वो उसके बारे में क्या सोचेगा। वो तो पहले ही उससे इतनी नफ़रत करता है और अब तो उससे और भी ज़्यादा नफ़रत हो जाएगी। उसके बारे में सोच सोच कर उसकी आंखों में नमी आ गई थी। वहीं तक्षक अपने रूम में आ चुका था और शावर के नीचे खड़ा था। उसकी आंखों के सामने भी आरजू का खूबसूरत चेहरा घूम रहा था, लेकिन उस खूबसूरत चेहरे के बाद उसे वो ज़ख्म भी याद आ रहे थे जो उसने आरजू के जिस्म पर देखे थे, और उन्हें देखकर उसका चेहरा गुस्से से कांप रहा था। कोई इतनी हद तक दरिंदगी कैसे कर सकता है, वो यही सोच रहा था। अब तक उसने खुद पर कंट्रोल कर रखा था, लेकिन अब वो खुद पर कंट्रोल बिल्कुल नहीं करने वाला था। अब उसे आरजू के बारे में हर चीज़ पता लगानी ही थी। राठौड़ मैंसन निर्भय ड्रेसिंग के सामने खड़ा तैयार हो रहा था कि उसका फ़ोन बजा। अपने फ़ोन की बेल बजते हुए सुन वो मुस्कुराया, क्योंकि ये उसका पर्सनल फ़ोन था और इस फ़ोन पर सिर्फ उसकी तारा के फ़ोन आते थे। उसने ब्लूटूथ से फ़ोन रिसीव किया। गुड मॉर्निंग डैडी, तारा ने हेलो की जगह कहा, लेकिन उसकी इस गुड मॉर्निंग को सुनकर निर्भय चेहरे पर नाराज़गी आ गई। वो हल्की कोल्ड वॉइस में बोला, स्टॉप सेइंग इट बबलगम। उसकी वो गुस्से भरी आवाज़ सुनकर तारा मुस्कुराई और अपने होठों पर अपनी उंगली चलाते हुए बोली, योर टेस्ट वाज डैम गुड, आई कैन फील इट टिल नाउ, बट नाउ आई वांट मोर ऑफ इट, सो आई एम कमिंग टू योर ऑफिस, बाय टेडी। नो बबलगम, तुम ऑफिस बिल्कुल नहीं आओगी, निर्भय ने कहा, लेकिन तब तक तारा ने फ़ोन काट दिया। ओह शिट, मेरी जान ले लेगी किसी दिन ये लड़की, निर्भय ने अपने फ़ोन की तरफ देखते हुए एक्साइटमेंट में कहा और फिर आईने के सामने खड़ा तैयार होने लगा। अब तो उसे और भी ज़्यादा हॉट एंड सेक्सी लगना था, क्योंकि उसकी बबलगम जो उससे मिलने आ रही थी। ठाकुर मैंशन। अर्जुन ऑफिस के लिए तैयार हो रहा था और मन्नत चोरी छिपे नज़रों से उसे देख रही थी। अभी कुछ देर पहले अर्जुन ने जैसे उसके माथे पर किस किया,
उसके बाद उसे सामने से देखने की तो उसकी हिम्मत ही नहीं हो रही थी। अर्जुन नहा चुका था और वो अभी भी बिस्तर पर थी। उसे शर्म आ रही थी अर्जुन के सामने नहाने जाने पर, इसलिए वो सोच रही थी कि उसके जाने के बाद ही बाथरूम में जाएगी। पर अब अर्जुन उसे देखते हुए बोला, ब्रेकफास्ट आने वाला होगा, जाओ जल्दी जाकर नहा लो, फिर हाथ में ब्रेकफास्ट करेंगे। उसकी बात सुनकर वो मना कैसे करती, इसलिए चुपचाप बेड से उठी और फिर अपने कपड़े लेकर वॉशरूम में चली गई। उसने अच्छे से बाथरूम का दरवाज़ा बंद किया और फिर कपड़े उतार के शावर के नीचे खड़ी हो गई। उसे तो दरवाजे पर भी यकीन नहीं था। हालांकि उसे अर्जुन से डर नहीं लगता था, लेकिन मन में एक अजीब सी बेचैनी बनी रहती थी। अभी वो शावर के नीचे नहा ही रही थी कि उसकी नज़र सामने दीवार की तरफ गई, जहाँ पर एक छिपकली थी, और उस छिपकली को देखते हुए उसकी चीख निकल गई। उसकी चीख सुनते ही अर्जुन जल्दी से बाथरूम की तरफ भागा और दरवाज़ा खोलकर अंदर आया। मन्नत को बिल्कुल भी अंदाज़ा नहीं था कि ऐसा कुछ हो सकता है। वो शावर के नीचे बिल्कुल कपड़ों के बिना डरी सहमी खड़ी थी। जैसे ही अर्जुन अंदर आया, वो भाग कर जाकर उससे चिपक कर खड़ी हो गई, बिना ये सोचे कि उसने अपने जिस्म पर एक भी कपड़ा नहीं पहना हुआ। वो उस छिपकली से बहुत ज़्यादा डर चुकी थी, क्योंकि उसे हेर्पेटोफोबिया था। वो कांपती हुई अर्जुन के सीने लगकर खड़ी थी और अर्जुन उसे संभालने के लिए उसके जिस्म पर हाथ तक नहीं रख पा रहा था। उसकी सांसें तेज हो चली थी। उसने सामने की तरफ देखा जहां दीवार पर छिपकली थी। उसने वहां पर लगा एक बटन ऑन किया तो कुछ सायरन बजा, जिसके बाद वो छिपकली बाहर की तरफ भाग गई। लेकिन मन्नत अभी भी डरी हुई थी। वो अभी भी यूं ही अर्जुन के सीने से लग कर खड़ी थी। उसका कांपना बता रहा था कि वो सच में बहुत ज़्यादा डरी हुई है। कुछ देर बाद जब उसने महसूस किया कि वो किस हालत में अर्जुन के सामने है, तो उसकी सांस हलक में अटक गई। वो उसे अलग हुई, लेकिन अगले ही पल एक बार फिर से उससे चिपक गई, क्योंकि उसके सामने खड़े होने की तो उसमें हिम्मत भी नहीं थी। अर्जुन की धड़कन लगातार बढ़ रही थी। वो ना ही उसके ऊपर अपना हाथ रख पा रहा था और ना ही उसे खुद से दूर कर पा रहा था। बड़ी मुश्किल से वो खुद को काबू कर रहा था, लेकिन वो भी हल्का हल्का कांप रहा था। वो छिपकली, वो मुझे डर। मन्नत ने अटक अटक कर कुछ कहने की कोशिश की, लेकिन अर्जुन ने उसी पल उसकी पीठ पर अपना हाथ रख दिया तो उसकी आवाज़ वहीं बंद हो गई। उसने उसे खुद से और भी ज़्यादा सटा लिया था। उसकी धड़कनें तो पागल होने लगी थी। अब वो उसे यूं ही कमर से थाम कर पीछे की तरफ ले जाने लगा तो मन्नत हैरान रह गई। उसे समझ नहीं आ रहा था अर्जुन क्या कर रहा है, लेकिन अर्जुन उसे यूं ही अपने साथ साथ चलाते हुए शावर के नीचे ले आया था, जहां पर ऊपर रैक पर बाथरोब रखे हुए थे। उसने वहां से एक बाथरोब हटाया और बिना मन्नत की तरफ देख कर ही उसे पहना दिया, तो मन्नत बस उसकी तरफ देखती ही रह गई। इस दुनिया में उसने हर किसी की आंखों में हवस की भूख देखी थी। आज पहली बार किसी की आंखों में अपनी इज्जत की फिक्र देख रही थी। अर्जुन ने उसे बाथरोब पहना दिया था और वहाँ से बाहर चला गया, तो मन्नत बस उसे देखती रह गई। उसने अपने सीने पर हाथ रखा और अपनी धड़कनों को महसूस करने लगी। शेखावत मैंसन। तक्षक तैयार होकर नीचे हॉल में आ चुका था, जहाँ पर डाइनिंग टेबल पर सब उसी का इंतज़ार कर रहे थे। जसन, अति और तारा तीनों अपनी जगह पर बैठे थे, पर उन सब के अलावा उसकी नज़र किसी और को भी ढूंढ रही थी। पर अब जिसकी तलाश उसकी नज़रों को थी, उसके वहाँ ना मिलने पर उसके एक्सप्रेशन बदलने लगे। वो डाइनिंग टेबल की तरफ ना जाकर वापस सीढ़ियों की तरफ हो गया और ऊपर चला गया, तो जसन और अति हैरानी से उसे देखने लगे। वो नीचे बैठे देख सकते थे कि वो अपने कमरे में नहीं बल्कि आरजू के कमरे में गया है। अति अपनी जगह से उठने लगी, लेकिन जसन ने उसके हाथ पर हाथ रख उसे रोका और उसे वहीं बैठे रहने के लिए कहा, तो वो एक बार फिर से अपनी जगह पर बैठ गई। तक्षक आरजू के कमरे में बिना दरवाज़ा नॉक किए ही आया और उसे ढूंढते हुए अपनी नज़रें कमरे में घुमाने लगा, तो आरजू कबर्ड के पास खड़ी थी।
उसके हाथों में कुछ था जिसे वो अपने मुंह में डालने जा रही थी और उसके दूसरे हाथ में पानी का गिलास था। तक्षक ने आकर उसके हाथ को पकड़ा और बोला, क्या है ये? मैंने तुमसे आधे घंटे में नीचे आने के लिए कहा था। उसे अचानक से अपने कमरे में यूं आते देख और ऊपर से उसके चेहरे पर गुस्सा देखकर आरजू की तो हालत ही खराब हो चुकी थी। उसका हाथ बुरी तरह से कांपने लगा, जिसमें उसने एक दवाई की गोली रखी हुई थी जो कि बुखार की थी। उसे बुखार था तो वह दवाई खाने जा रही थी। अति ने ही उसे सारी दवाइयाँ दी थी। उसके हाथ में दवाई देखकर तक्षक ने उसके माथे और उसकी गर्दन को छू कर देखा तो उसका माथा किसी भट्टी की तरह जल रहा था। अब तक्षक का चेहरा और भी ज़्यादा गुस्से से कांपने लगा। उसने उसके हाथों से पानी का गिलास लेकर टेबल पर रखा और उसे हाथ से पकड़कर बाहर की तरफ लाने लगा तो आरजू ने उसे अपना हाथ छुड़वाया और बोली, प्लीज़ मुझे यहाँ से मत निकालिए। मैं थोड़े दिनों में अपने आप चली जाऊँगी, लेकिन प्लीज़ मुझे थोड़े दिन यहाँ पर रहने की मोहलत दे दीजिए। वो ऐसा इसलिए कह रही थी क्योंकि उसे लग रहा था तक्षक उसे घर से बाहर निकालने जा रहा है, क्योंकि उसका खींचना भी बहुत ज़्यादा रफ था। उसकी बात सुनकर तक्षक एक पल के लिए रुका, लेकिन अगले ही पल उसने एक बार फिर से आरजू का हाथ पकड़ लिया और उसे बाहर ले आया। वो सीढ़ियों से लाते हुए उसे लेकर नीचे आया और फिर बाहर की तरफ ले जाने लगा। आरजू रो रही थी, लेकिन तक्षक को रोक नहीं रही थी। आखिर रोकती भी कैसे? उसका तक्षक पर कोई हक था ही नहीं और ना ही इस घर पर। उसे यहाँ से जाना तो था ही, पर आंसू रुकने का नाम ही नहीं ले रहे थे। आखिर वो जाएगी तो जाएगी कहाँ? बस इसी सोच में वह मरे जा रही थी। तक्षक को इस तरह आरजू को खींचते हुए ले जाते देख जशन, अति और तारा अपनी जगह से खड़े हो गए। अति तेज कदमों से चलते हुए उसके पास आई और तक्षक की तरफ देखते हुए बोली, ये तुम क्या कर रहे हो एमबी? जसन भी उसे देखते हुए बोला, काम डाउन एमबी, एंजल का हाथ छोड़ो। तुम उसे ऐसे घर से बाहर नहीं निकाल सकते। अगर तुम्हें उसका घर में रहना पसंद नहीं तो वो यहाँ से चली जाएगी, लेकिन इस तरह से बिल्कुल नहीं। भाई आप एंजल। तारा ने भी कुछ कहने की कोशिश की, लेकिन तक्षक जैसे कुछ सुन ही नहीं रहा था। अब एक बार फिर से वो आरजू को लेकर बाहर की तरफ जाने लगा तो अति गुस्से से बोली, बिहेव योरसेल्फ तक्षक। अति को गुस्से होते देख तक्षक हल्का सा मुस्कुराया और फिर पलट कर बोला, वही कर रहा हूँ बेबी डॉल। आपकी एंजल को बुखार है और इसलिए उसे डॉक्टर के पास लेकर जा रहा हूँ, और अपनी एंजल के लिए परेशान मत होइए। जैसे लेकर जा रहा हूँ वैसे वापस भी लेकर आ जाऊँगा। इतना कहकर वो बिना किसी और की कोई बात सुने आरजू को लेकर घर से बाहर चला गया। आरजू बस उसकी तरफ देखती ही रह गई। उसे यकीन नहीं हो रहा था कि तक्षक सच में उसे डॉक्टर के पास लेकर जा रहा है।